नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। बढ़ते हैं आज के दो इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला जो है वो जेपीसी से रिलेटेड है, पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जेपीसी बार बार इस साल सुर्खियों में रही है दो कारण से, वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए और जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसके लिए। तो चलिए देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। यानी कि एक स्टैंडिंग है, एक एडहॉक समिति है। संविधान समिति की संरचना, कार्यकाल और कार्यों के बारे में प्रावधान करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो समितियों के संरचना क्या होगी, कार्यकाल कैसा होगा और कार्यों के बारे में प्रावधान करता है। दोनों को उधर भी पढ़ लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग एंड एडहॉक कमेटी। Constitution lay down the provision regarding composition, tenure, functions of the committee। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी एक प्रकार की स्थायी समिति है जिसके सदस्य निश्चित होते हैं। तो ज्वाइंट पार्लिया कमेटी जो है इज ए टाइप ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हुज मेंबर्स आर फिक्स्ड। तो पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो रही है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी को समझ लेते हैं क्या होता है, फिर जेपीसी पर आते हैं। देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि संसदीय समिति है। पार्लियामेंट्री कमेटी किसको कहेंगे, उसका भी एक क्राइटेरिया है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी होने के लिए पहली बात तो उसको किसी हाउस की तरफ से या तो चुना जाए या नॉमिनेट किया जाए, या जो चेयरमैन है और स्पीकर है वो किसी को नॉमिनेट करें और वहाँ पर अपॉइंट करें, तो एक कमेटी बनेगी। एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो वो काम करेगी कमेटी वो किसकी गाइडेंस में करेगी, वो या तो राज्यसभा के चेयरमैन की गाइडेंस में करेगी या लोकसभा के स्पीकर की गाइडेंस में करेगी। जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगी या तो लोकसभा के स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को। जिसने जिस हाउस में पहली बार वो मोशन पास हुआ होगा उस कमेटी के लिए, वहाँ पर वो अपॉइंट करेगा। यानी कि अगर हम देखें तो वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात हो रही थी, तो वक्फ कि जब वो कमेटी ने अपना कार्यकाल पूरा किया है, भले ही ऑपोजिशन का उसमें कहना है, ऑपोजिशन के जो मेंबर्स थे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, जस का तस उस बिल को आगे ले जाकर कहाँ पर दिया गया है, वो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला को वो रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो जो वो काम किया जाएगा वो स्पीकर या चेयरमैन के डायरेक्शन में किया जाएगा। जो रिपोर्ट है वो वहाँ पर सौंपी जाएगी स्पीकर या चेयरमैन को, और उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कोई एक जरूर सेक्रेटरीट में जगह देगा बैठने की, तभी वो पार्लियामेंट कमेटी कहलाएगी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरीके की होती है। तो एक होती है स्टैंडिंग यानी कि परमानेंट, और दूसरी एडहॉक यानी तदर्थ। तो दो तरीके की कमेटी होती है, दोनों के लिए वो क्राइटेरिया रहेंगे जो हमने डिस्कस किया है। और उसके अलावा अगर देखें तो फिर आते हैं जेपीसी के ऊपर, या एक जो दूसरा हमारा ऑप्शन था यहाँ पर अगर देखें प्रश्न को, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग एंड एडहॉक कमेटी। तो ये सही हो जाती है, दो तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टैंडिंग है, एडहॉक है। स्टैंडिंग में बात करेंगे कौन सी कमेटी आती है, उससे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ले डाउन द प्रोविजन रिगार्डिंग कंपोजिशन टेन्योर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार हर जगह पर जिक्र जरूर किया गया है कमेटी का, कि जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का जिक्र किया जाएगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जिक्र किया जाएगा, जेपीसी का जिक्र है, सिलेक्ट कमेटी का जिक्र है, लेकिन कहीं पर भी उसका जो टेन्योर होगा, फंक्शन क्या होगा, मेंबर क्या होंगे, वो कुछ भी वहाँ पर नहीं बताया गया है। सब कुछ जो है वो जो दोनों हाउसेस के रूल हैं वो उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा गलत है। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टाइप ऑफ स्टैंडिंग कमेटी है और उसके मेंबर फिक्स्ड है। तो ये देख लेते हैं कि जेपीसी क्या है, कि इसके मेंबर फिक्स होते हैं कि नहीं होते। तो स्टैंडिंग कमेटी में वो कमेटी आती है जो हमने बात की, पब्लिक अकाउंट कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इस तरह की कमेटी आती है। ये कमेटी क्या रहती है, इनको कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब या तो वो एक चुने हुए पीरियड के लिए रहती है, उसके बाद दोबारा चुन लिया जाता है, या हर साल उनको चुना जाता है। तो जो लगातार बनी रहती है, कभी भी वो खत्म नहीं होती, तो वो स्टैंडिंग कमेटी कहलाती है। और अगर हम जेपीसी की बात करें, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो बहुत बार डिमांड की जाती है लेकिन वो बनाई नहीं जाती। तो इसका मतलब वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो स्टैंडिंग नहीं है, एडहॉक कमेटी है।
जैसे जब हिडनबर्ग वाली बात आती है, जो अडानी ग्रुप के खिलाफ एलिगेशन लगते हैं, तो राहुल गांधी ने बहुत शोर मचाया कि जेपीसी बनाई जाए, जेपीसी बनाई जाए, जेपीसी बनाई जाए, लेकिन वहाँ पर जेपीसी कमेटी नहीं बनाई गई। लेकिन जब वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात हुई, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई, जहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि इस तरीके से राज्यसभा से ये बिल पास नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर जेपीसी बनाई गई। तो इसका मतलब जेपीसी बनाई जाती है जैसा मौका होगा उसके हिसाब से। तो जेपीसी जो है वो एक तरीके से एडहॉक कमेटी है। और उसके बाद ये दो कारणों से बनाई जा सकती है, या तो कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसा विषय आ गया, कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया, या फिर किसी बिल के कंसर्न में। जैसे अभी वक्फ की बात की हमने, वन नेशन इलेक्शन की बात की, 2019 में डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए भी जेपीसी बनाई गई थी। या कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, जैसे पहले होता रहा 2010-11 में जब 2G के बारे में बहुत शोर मचा, तो तब की ऑपोजिशन का कहना था कि जेपीसी बनाई जाए, लेकिन तब की यूपीए गवर्नमेंट कह रही थी जेपीसी नहीं बनाएंगे, लेकिन संसद ना चलने दी गई और उस कारण से उन्हें जेपीसी बनानी पड़ी। किस चीज़ के ऊपर? 2011 में 2G स्पेक्ट्रम के जांच के लिए। उसी प्रकार से अगर देखें तो 1987 में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सवाल आ सकता है, 1987 में बोफोर्स के लिए, 1992 में अगर कहें तो हर्षद मेहता वाला जो कांड हुआ था स्टॉक मार्केट का, उसके बाद 2001 में फिर से केतन पारिक मार्केट स्कैम, तो इन पर क्या हुआ है, इन पर जेपीसी बनाई गई। उसके बाद पेस्टिसाइड, पेप्सी कोला में बहुत शोर मचा 2003-4 में, तो 2003 में कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड के लिए इस तरीके से। फिर उसके बाद 2011 में 2G स्पेक्ट्रम, फिर 2015 में लैंड एक्विजिशन के ऊपर जब लॉ आना था तब, 2019 में डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2024 में वक्फ और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो इस तरीके से ये बनाई गई। यहाँ पर अब बात हो रही है कि इनका जो टेन्योर है वो कैसा होता है, मेंबरशिप कैसी हो, फिक्स्ड है कि नहीं। तो देखिए इनका टेन्योर उतना होता है जो इनको काम दिया गया है, लगभग कहा जाता है 90 डेज के लिए, लेकिन वो एक्सटेंड होता रहता है। तो टेन्योर इसका क्या है, फिक्स्ड नहीं है, वो बढ़ सकता है। जहाँ तक मेंबर की बात है, मेंबर भी इसके फिक्स्ड नहीं है। उसका रिसेंट एग्जाम्पल है, अगर देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन वाले केस में यहां पर 39 मेंबर हैं, जिसमें से 27 हैं लोकसभा से और 12 हैं राज्यसभा से। वहीं पर जो वक्फ वाले थी जेपीसी, जिसने रिपोर्ट अपनी सौंप दी है, यहाँ पर 31 थे। तो यहाँ पर 21 थे लोकसभा से और 10 थे राज्यसभा से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेंबरशिप है वो भी फिक्स नहीं है। तो ये एडहॉक कमेटी है, इसका टेन्योर भी बढ़ाया जा सकता है, इसकी मेंबरशिप भी फिक्स नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी किसी तरीके के टेन्योर फंक्शन के बारे में कोई बात नहीं की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल ये प्रश्न। तो चलिए देखते हैं ये सही है ये गलत है। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हुज मेंबर्स आर फिक्स्ड। तो एडहॉक है और मेंबर फिक्स्ड नहीं है, जैसा कि हमने अभी रिसेंट की 2 जेपीसी में देखा, मेंबरशिप वहाँ पर फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे गलत हो गए। तो चूज दी करेक्ट ऑप्शन देखनी है हमें, 1 2 3 नहीं हो सकता, ओनली 1। यहाँ पर जो आंसर है ओनली 1। तो ये हो गई जेपीसी के बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको देखते हैं पहले प्रश्न को। हाल ही में डार्क ऑक्सीजन की खोज चर्चा में रही, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सही वर्णन करता है? तो रिसेंटली द डिस्कवरी ऑफ डार्क ऑक्सीजन, डार्क एनर्जी नहीं, डार्क ऑक्सीजन वाज इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स इट? तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज जनरेटेड बाय ब्रेकिंग कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन थर्मल पावर प्लांट एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन।
तो कह रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण रहती है, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पर जब कोयले को जलाया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होनी होती है उसको कैप्चर करके, उसको तोड़कर वहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है। इसलिए उसको डार्क ऑक्सीजन कहा जा रहा है, क्योंकि वो कोयले से निकाली जा रही है। तो पहली स्टेटमेंट है। दूसरी है, इसे चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर खोजा गया है। कि डार्क ऑक्सीजन वो है जिसको चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने कहाँ पर खोजा है? चंद्रमा की सतह पर खोजा है। इट इज रिलीज बाय स्पेशल ट्री ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ड्यूरिंग नाइट। तो रात के समय जनरली क्या है, जो ऑक्सीजन है कहाँ पर निकलती है? फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो दिन में होता है। तो वो कह रहा है कि जो रिलीज हो रही है स्पेशल ट्री है, या ट्री की स्पीशीज है कोई, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहती है और या वहाँ पर उगती है, पाई जाती है ड्यूरिंग नाइट। रात के समय में जो ऑक्सीजन निकाली जा रही है वहाँ से पादपों के द्वारा, उसको डार्क ऑक्सीजन कहा गया है। या वो कह रहा है इट इज जनरेटेड इन द डीप सी एबिसल जोन रीजन ऑफ द ओशियन, या ये गहरे समुद्र में, या जो समुद्र का सतह है, सी बेड है, वहाँ की बात कर रहा है, या महासागर के गहरे समुद्र एबिसल जोन क्षेत्र में उत्पन्न होती है। तो इसका जो आंसर है उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आंसर पे ही चलते हैं सीधा। तो देखिए, डार्क ऑक्सीजन सुनकर सारी जो ऑप्शन है वो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हो सकता है, क्योंकि कोयले से डार्क होता है। प्रज्ञान रोवर वहाँ पर जाकर खोज सकता है, मून पर कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि अंधेरा काफ़ी रहता है साउथ पोल की तरफ, जो समुद्र चंद्रमा का है वहाँ पर हो सकता है कोई डार्क ऑक्सीजन मिल गई हो। या कोई ऐसा पौधा पादप भी हो सकता है जो रात को ऑक्सीजन दे, या फिर यहाँ पर डीप सी में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा इसका यूनिक सा आंसर है। इसका आंसर है ये चौथा। इट इज जनरेटेड इन द डीप सी एबिसल जोन रीजन ऑफ द ओशियन। जो गहरा समुद्र है वहाँ पर जो ऑक्सीजन पाई गई है, जिसकी खोज हुई, उसको डार्क ऑक्सीजन कहा गया है। और क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि जो एबिसल जोन है, अगर ये हम देखें तो ये 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर है। 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर सूर्य की जो प्रकाश है वो पहुंचता नहीं है। यहाँ पर लगभग रहता है अंधेरा, और सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती उस जोन में, वहाँ पर डार्कनेस रहती है। वहाँ के जो जीव हैं वो बायोल्यूमिनेंस एक फिनोमिना है, जिसके ज़रिए वो एक रोशनी के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन अब जैसा कि हमने पीछे कुछ सालों से हो रहा है, 2021 से लेकर अगर देखें तो यूएन ने भी 2021 से लेकर 2030 को डेकेड ऑफ साइंस करार दिया है, और इसी के तहत डीप सी माइनिंग की तरफ बहुत जोर दिया जा रहा है। तो डीप सी माइनिंग के दौरान, डीप सी माइनिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान 6000 मीटर की गहराई पर साइंटिस्ट को वहां पर ऑक्सीजन के ट्रेस मिले, ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है एक जनरल रूल के हिसाब से देखें, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। उस ऑक्सीजन के ट्रेस को जो उन्हें वहां पर मिली है डीप सी जोन में, उसे डार्क ऑक्सीजन कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है ये डार्क ऑक्सीजन कैसे हो रही है? वहां पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, और वो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स किसी तरीके से वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कर रहे हैं, और वहां पर जो H2O है यानी कि जल है वो टूट रहा है, और उससे ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। तो देखिए, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में इलेक्ट्रिक चार्ज पास होने की वजह से जल का विखंडन हो रहा है। विखंडन होने के बाद वहां पर ऑक्सीजन निकल रही है। वो जो ऑक्सीजन निकल रही है वहाँ के इकोसिस्टम के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन कहा गया है, जो कहाँ पर पाई जा रही है? एबिसल प्लेन में, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा रहता है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होती। तो ये जो ऑक्सीजन है लिबरेट हो रही है, ये फोटोसिंथेसिस से ना होकर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा जल को तोड़कर हो रही है, इसलिए इसे डार्क ऑक्सीजन कहा गया है। अब थोड़ा सा भारत के डीप सी मिशन के बारे में भी देख लेते हैं। भारत भी डीप सी मिशन के अंदर जो उसका प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है समुद्रयान।
तो समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत एक सबमर्सिबल है जो उसका खुद का बनाया हुआ है, इंडिजिनस है, मत्स्य 6000, उसको यूज़ करेगा और 6000 मीटर नीचे जाकर डीप सी माइनिंग करेगा। तो कहाँ पर करेगा? सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में, यानी कि इस वाली जगह पर करेगा। और जो ये डार्क ऑक्सीजन की खोज हुई है, ये हुई है यहाँ पर क्लैरियन क्लिपर्टोन जोन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व के पॉलीमेटेलिक नेड्यूज पाए जाते हैं और ये वेस्ट ऑफ मेक्सिको के ये जगह है यहाँ पर। तो भारत का जो एम है वहाँ पर क्या है? पॉलीमेटेलिक नेड्यूज का है, जिसके अंदर बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, निकल है, मैंगनीज है, आयरन है और सल्फाइड है, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, वो अलग से खोज करनी है, वहाँ पर माइनिंग करनी है। और एक कोबाल्ट क्रस्ट है जो कि सी बेड है, उसकी जो भूपरपटी जैसे ऊपर होती है उसी तरीके से वहाँ पर क्रस्ट है जो सी बेड की, उसमें से एक कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो 3 तरीके के टारगेट है। उसके लिए भारत ये मिशन को लॉन्च करेगा। इस साल 500 मीटर तक जाएगा लेकर, दिस ईयर 500 मीटर डेप्थ तक जाएंगे। और जो मत्स्य है इसके अंदर 3 व्यक्ति जा सकते हैं केवल, और जिनको कहा जा रहा है एक्वानॉट्स। जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वैसे कहा जा रहा है एक्वानॉट्स। और अगले साल 6000 मीटर तक भारत जाएगा और ये दोनों पैरेलल चलेंगे। भारत का कहना है कि हम गहराई में जाएंगे समुद्रयान के जरिए और ऊंचाई पर जाएंगे गगनयान के जरिए। तो भारत आकाश में, स्पेस में जाना चाह रहा है और गहराई में जाना चाह रहा है, दोनों मिशन को साथ लेकर चल रहा है। और दोनों ह्यूमन एक तरीके से फ्लाइट होंगी, डीप सी मिशन भी और गगनयान भी। तो ये भारत का प्लानिंग चल रही है। और भारत का ये जो मिशन है, ये जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस है। इसरो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है ये कोलैबोरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और इसके मिशन के अंदर भारत का यहाँ पर किया जाएगा और भारत 6वां ऐसा देश बन जाएगा जो डीप सी माइनिंग करेगा। और पहले 5 है, अंडरस्टूड है, हम समझते हैं कि एक यूएसए होगा, एक रशिया है, चाइना और जापान एंड फ्रांस। तो इसके बाद भारत का नंबर आएगा जो भारत ये कर रहा है। तो ये था डार्क ऑक्सीजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस तरीके के प्रश्न उसने बहुत पूछ रखे हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन ऐसी लग रही है कि डार्क ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है। अगर ना पढ़ा हुआ हो तो फिर नहीं समझ में आ सकता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आज के लिए यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।